और प्यार हो गया भाग 4। सुबह के 5:30 बज रहे थे। कार्तिक नींद में मुस्कुरा रहा था। शायद कोई अच्छा सपना देख रहा था और सपना देखते देखते ही नीचे गिर पड़ा। सर सहलाते हुए उठा और आईने के सामने जाकर खुद को देखते हुए कहने लगा, ऐसे सपने कब तक देखेगा कार्तिक? वक्त आ गया है इन सपनों को पूरा करने का। बस जल्दी ही वो मौका मिले और फिर ये दुनिया देखेगी। कार्तिक बाथरूम में नहाने के लिए गया। नहाते नहाते गाने लगा, ओहो जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। नहाकर कार्तिक ने कबर्ड से कपड़े निकाले और तैयार होकर अलमारी से एक कागज का बना बैग निकाला और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आया। रंजना पूजा घर के सामने खड़ी आराधना कर रही थी। कार्तिक को इतनी सुबह सुबह देखकर रंजना हैरान हो गई। हमेशा देर से उठने वाला कार्तिक आज इतनी जल्दी उठ गया। मौली दी उठ गई? कार्तिक ने धीरे से पूछा। रंजना ने ना में सिर हिला दिया। कार्तिक मौली के कमरे के सामने आया और वो कागज का बैग दरवाजे पर टांग दिया। कार्तिक आकर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मन ही मन कहने लगा, हे गणपति बप्पा, मौली दी को ढेर सारी खुशियाँ देना और उनकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। आज इतना क्या मांग रहे हो भगवान से? रंजना ने कार्तिक की हथेली पर प्रसाद रखते हुए कहा। वो थोड़ा पर्सनल है। कार्तिक ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा बाबा, तुम और तुम्हारी पर्सनल बातें। ये बताओ नाश्ते में क्या लोगे? रंजना ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। पास्ता विद व्हाइट सॉस। कार्तिक ने कहा, पर तुम्हें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रंजना ने किचन से झांकते हुए कहा, पर दीदी को तो पसंद है ना। कार्तिक ने कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। रंजना हैरानी से कार्तिक को देख रही थी और सोच रही थी, आज इस शैतान को हो क्या गया है? खैर जो भी हो, पर मौली से ये आज भी उतना ही प्यार करता है। सोफे पर बैठे कार्तिक की नजर बार बार मौली के कमरे की तरफ चली जाती। दरवाजा बंद था। उसने घड़ी में देखा 6:30 हो रहे थे। उसने टेबल से रिमोट उठाया और टीवी ऑन करके देखने लगा। डोरेमोन उसका पसंदीदा प्रोग्राम था। 22 साल का जवान लड़का होकर भी वो बच्चों की तरह कार्टून देखता था। कार्तिक के शौक ही उसे बाकी लोगों से अलग बनाते थे। 7 बज गए, लेकिन मौली अभी तक सो रही थी। कार्तिक को उसे उठाने का तरीका सूझा। उसने टीवी की आवाज तेज कर दी और खुद भी मौली के कमरे के दरवाजे के सामने नोबिता की तरह आवाजें निकालने लगा। प्लीज डोरेमोन, मुझे अपना उड़ने वाला गैजेट दो ना। डोरेमोन, मुझे शिजुका से मिलने जाना है। डोरेमोन सुनो ना। आहा देखो ना मॉम, ये मेरी मदद नहीं कर रहा है। प्लीज डोरेमोन। टीवी की आवाज से मौली जाग गई और गुस्से से बाहर आई और कार्तिक पर कुशन फेंकते हुए कहा, सुबह सुबह ये बकवास बंद करो। कार्तिक ने तकिया कैच किया और कहा, हैप्पी बर्थडे दी। मौली को याद आया आज तो उसका जन्मदिन है। कार्तिक ही हमेशा उसे सबसे पहले विश किया करता था। मौली कार्तिक की तरफ देखती रही तो उसने कहा, क्या अब क्या थैंक यू भी नहीं बोलोगी? थैंक यू, मौली ने कहा और जैसे ही जाने के लिए वापस पलटी, उसकी नजर दरवाजे से लगे बैग पर गई। मौली ने बैग को उठाया और देखा। उसमें एक बहुत ही प्यारा ड्रेस था जिसे मौली पिछले कुछ दिनों से रोजाना ऑनलाइन सर्च कर रही थी, पर प्राइस ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं पाई। आज वही ड्रेस कार्तिक ने उसे गिफ्ट कर दी। उसने कार्तिक की तरफ देखा तो वह कहने लगा, पसंद आया? ये सब प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर मौली ने ड्रेस वापस उसी बैग में डाली और साइड टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली गई। कार्तिक का चेहरा उतर गया। उसने टीवी बंद किया और अपने कमरे में चला गया। बैग और बुक्स उठाई और कमरे से बाहर आ गया। उसे जाते हुए देखकर रंजना दौड़कर आई और कहा, बेटा आज इतनी जल्दी जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। भूख नहीं है मॉम, कार्तिक ने धीरे से कहा। मौली की बात का बुरा लगा? रंजना ने पूछा। नहीं मॉम, आप जानती है ना मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, और फिर अपनों की बातों का क्या बुरा मानना। कार्तिक ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों ने उसका साथ नहीं दिया। रंजना उसकी आंखें देखकर समझ गई। कार्तिक कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज आया तो देखा वहाँ कोई नहीं आया है, सिर्फ गेट पर चपरासी खड़ा है। क्या बात है, आज इतनी जल्दी कॉलेज आ गए? चपरासी ने हाथ पर जर्दा रगड़ते हुए कहा। अमूमन कार्तिक जवाब दे दिया करता था, लेकिन आज वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदर चला गया। अंदर आकर वो कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गया। मौली का बिहेव उसे हर्ट कर गया था।
कार्तिक काफी देर तक अकेले बैठा रहा और फिर धीरे धीरे वहाँ स्टूडेंट्स आने लगे। कार्तिक सर झुकाए हुए बैठा ही था कि तभी सोनिया वहाँ आई और कहा, हाय कार्तिक। हाय, कार्तिक ने हैरानी से सोनिया की तरफ देखते हुए कहा। सोनिया ने खुद आकर उसे हाय कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। सॉरी कार्तिक, मैंने तुम्हें गलत समझा। भले तुमने मुझे परेशान किया, पर तुम दिल के बहुत अच्छे लड़के हो, सोनिया ने कहा। कार्तिक हक्का बक्का रह गया। ये आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? उसने धीरे से कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? अरे मैं भला मजाक क्यों करूंगी, सच्ची। कल जब तुमने वो सॉरी कार्ड दिया तब मुझे एहसास हुआ कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, कहकर सोनिया वहाँ से चली गई। कार्तिक तो खुशी से भर उठा। सोनिया के बाद एक एक करके वो सब लोग आकर उससे सॉरी कहने लगे जिनको उसने वो सॉरी कार्ड दिया था। कार्तिक को याद आया, ये सब तो नंदिनी की वजह से हुआ है। अब तो कार्तिक बेसब्री से नंदिनी का इंतजार करने लगा। बार बार उसकी नजर कॉलेज के गेट पर चली जाती। बार बार वह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखता और वापस गेट की तरफ देखने लगता। कुछ देर बाद उसे नंदिनी सामने से आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठा रहा, लेकिन ये क्या? नंदिनी उसके पास न आकर सीधा बरामदे की ओर चली गई। कार्तिक उठा और नंदिनी के पीछे गया। नंदू, अरे नंदू सुनो तो, कार्तिक ने नंदिनी के पीछे आते हुए कहा। क्या है? नंदिनी ने पलटकर कहा। आज तो चमत्कार हो गया। जो लड़कियां मुझसे दूर भागती थी, आज वो खुद से आकर मुझे सॉरी बोल रही हैं, मेरी तारीफ कर रही है। ये सब तुम्हारे उस सॉरी कार्ड की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा, मैंने कहा था ना, एक सॉरी से कोई छोटा नहीं हो जाता। नंदिनी भी मुस्कुरा उठी। हाँ, तुमने सही कहा था और तुम बहुत अच्छी भी हो, कार्तिक ने कहा। अच्छा ठीक है, अभी क्लास का वक्त हो गया है, चलते हैं, नंदिनी ने कहा और आगे बढ़ गई। नंदू सुनो तो, तुमने मेरा निकनेम क्या रखा, बताओ बताओ, कार्तिक नंदिनी के साथ साथ चलते हुए कहने लगा। मैंने कोई नाम नहीं रखा, दरअसल मुझे कोई नाम मिला ही नहीं, नंदिनी ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई, बताओ ना क्या नाम रखा है? कार्तिक बच्चों की तरह नंदिनी के आगे पीछे उछलते कूदते हुए चलने लगा। स्टॉप, नंदिनी ने झुंझलाकर कहा। कार्तिक बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया तो नंदिनी ने कहा, कितने हाइपर एक्टिव हो ना तुम, एक पल के लिए भी चैन नहीं है तुम्हें। तो फिर बताओ ना क्या नाम रखोगी मेरा? आज तक किसी ने मेरा प्यार से नाम नहीं रखा, सब कार्तिक ही बुलाते हैं, कार्तिक ने मासूमियत से कहा। नंदिनी ने कार्तिक के चेहरे को देखा और कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम बन्नी। क्या बन्नी? ये भी कोई नाम है भला? नाम रखना ही था तो जानू, स्वीटू या बाबू सोना रखती, कार्तिक ने मुंह बनाकर कहा। नंदिनी मुस्कुराने लगी और कहा, बन्नी खरगोश को कहते हैं और खरगोश बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। वो एक जगह कभी नहीं टिकते, दिन भर उछल कूद करते हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम बन्नी रखा है। तो इसमें अच्छा क्या है? कार्तिक ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। बुद्धू हो तुम, बन्नी हाइपर एक्टिव होने के साथ साथ बहुत क्यूट भी होते हैं तुम्हारी तरह, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने सुना तो उसका गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने अपने अंगूठे के नाखून को अपने दांतों तले दबाया और शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ कितनी अच्छी लगती है, थोड़ी और तारीफ करो ना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बाय, नंदिनी ने हंसते हुए कहा और जाने लगी। नंदू, कार्तिक ने जाती हुई नंदिनी को आवाज देते हुए कहा। अब क्या है? नंदिनी ने पलटते हुए कहा। तुम्हारा रखा हुआ नाम बहुत अच्छा है, थैंक यू, कार्तिक ने होठों पर बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा। नंदिनी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। कार्तिक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। तभी वहाँ चपरासी आया और कहा, कार्तिक, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। अब मैंने क्या कर दिया, बचा लेना भगवान, कार्तिक ने मन ही मन कहा और प्रिंसिपल के कैबिन की ओर बढ़ गया। मे आई कम इन सर, कार्तिक ने धीरे से कहा। अरे कार्तिक, आओ आओ, अंदर आओ, प्रिंसिपल सर ने फाइल नीचे रखते हुए कहा। अब मुझसे क्या गलती हुई सर, प्लीज उस दिन के लिए पापा से शिकायत मत कीजिएगा, आप जो पनिशमेंट देंगे मंजूर है, प्लीज सर, कार्तिक ने सर झुकाए हुए कहा। अरे गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, तुम्हें पहचानने में,
पर कल तुम्हारे उस सॉरी कार्ड को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने अच्छे और सच्चे लड़के हो। प्रिंसिपल ने आत्मीयता से कहा। मैंने क्या लिखा? कार्तिक ने हैरानी से कहा। आह, ये होती है एक महान इंसान की पहचान, वो अपनी लिखी अच्छाइयाँ भूल जाता है। ये लो बेटा, खुद ही पढ़ लो, कहकर प्रिंसिपल ने कार्तिक का दिया हुआ सॉरी कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने कार्ड खोला और पढ़ने लगा। डियर प्रिंसिपल सर, मैंने आपको बहुत परेशान किया, आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरी इतनी शैतानियों के बाद भी आपने मुझे इस कॉलेज में रहने का मौका दिया। आप बहुत महान हैं सर, मेरे लिए तो आप आदर्श इंसान हैं। मैं बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनूंगा सर। अपने घर में आपकी तस्वीर लगाऊंगा मोटिवेशन के लिए। मैं तो अपने होने वाले बच्चों से भी कहूंगा कि वो आप जैसा बने, आपसे कुछ सीखे। आपका दिल कितना बड़ा है सर। पढ़कर कार्तिक का सर चकराने लगा और वो सोचने लगा, मैंने ये सब कब लिखा? तुम्हारी यही बातें मेरे दिल को छू गई और मैंने अगले ही पल तुम्हें माफ कर दिया। जितनी मर्जी शरारतें करो, इस उम्र में नहीं करोगे तो क्या हमारी उम्र में करोगे? पर बेटा, अचानक से तुम में इतना बदलाव, इसकी वजह क्या है? प्रिंसिपल सर ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। एक सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता सर। कार्तिक ने नंदिनी की कही लाइन प्रिंसिपल के सामने चिपका दी। वाह, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। देखना, एक दिन तुम इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करोगे। बस यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना बेटा। बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मैं तुम्हारे हाथ में देखना चाहता हूँ, प्रिंसिपल ने कहा। कार्तिक वहाँ से बाहर आ गया। अब वो नंदिनी को ढूंढ रहा था। उसे लगा था नंदिनी ने कार्ड में सिर्फ सॉरी लिखा है, पर यहाँ तो भर भर कर झूठ लिखा हुआ था। उधर अपने कैबिन में बैठा प्रिंसिपल सोचने लगा, मेरी तस्वीर स्टूडेंट अब घर में लगाएंगे। मैं उनके बच्चों की प्रेरणा बनूंगा। आह, कितना अच्छा लगेगा। सब मुझसे मिलने आएंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपेगी, मेरे नाम के स्कूल कॉलेज बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रिंसिपल को भी कार्तिक की हवा लग गई थी, इसलिए वो दिन में सपने देख रहा था। क्लास खत्म होने के बाद नंदिनी जैसे ही क्लास से बाहर आई, कार्तिक उसे देखते ही भड़का और उसकी तरफ लपकते हुए कहा, नंदू की बच्ची रुक, तुझे मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल को दिए कार्ड में क्या क्या लिखा तुमने? बाप रे, मर गए, इसे तो सच पता चल गया। अब क्या करें? भाग नंदिनी, नंदिनी ने खुद से कहा और वहाँ से भाग गई। आगे आगे नंदिनी और पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए कार्तिक दौड़ रहा था। रुक जा नंदू, आज तो तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं, कार्तिक ने नंदिनी के पीछे दौड़ते हुए कहा। झूठ बोलने से अच्छा हो तो झूठ झूठ नहीं होता है, नंदिनी ने भी भागते भागते कहा। कार्तिक थोड़ा तेजी से भागा और नंदिनी का हाथ पकड़कर मोड़ा और उसकी पीठ पीछे लगाकर कहा, क्या कहा प्रिंसिपल सर से? वो मेरे आदर्श हैं, उनकी तस्वीर मैं अपने घर में लगाऊंगा। उस मोटे टकलू प्रिंसिपल को झेलना क्या कम है जो उसकी तस्वीर को भी झेलूं मैं? लेकिन मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी ना सब सही करने में, नंदिनी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन कार्तिक ने उसका हाथ कसते हुए कहा, ओ मैडम जी, नहीं चाहिए ऐसी हेल्प। और बाय द वे, प्रॉब्लम उन लोगों को मुझसे है, तो मैं उनकी झूठी तारीफ क्यों करूं? और क्या लिखा तुमने? मैं अपने बच्चों को उनके जैसा बनाऊंगा। अरे क्यों बनाऊंगा मैं अपने बच्चों को उनके जैसा? हाँ, वो स्टूडेंट्स को कितना टॉर्चर करते हैं ये सिखाऊंगा उनको। हाँ तो मत बनाना, कौन कह रहा है? नंदिनी ने दर्द से तड़पते हुए कहा। हाँ तो नहीं बनाऊंगा, वो मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों बनाऊंगा उनको प्रिंसिपल के जैसा? कार्तिक ने कहा। श्रुति, चंदन और त्यागी ने देखा तो दौड़े हुए आए। अबे क्यों झगड़ रहे हो दोनों? चंदन ने कहा। चंदन और बाकी सबको वहाँ देखकर कार्तिक ने नंदिनी का हाथ छोड़ा और चंदन की तरफ पलटकर कहा, देखना, ये बोल रही है मैं अपने बच्चों को उस टकलू प्रिंसिपल जैसा बनाऊंगा। तुम्हारे बच्चे है कहाँ? नंदिनी ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा। देख यार, अब ये बोल रही है मेरे बच्चे ही नहीं है, कार्तिक ने झुंझलाकर कहा। हाँ तो सही तो कह रही है, कहाँ है बच्चे? चंदन ने कहा। कहाँ गए? कार्तिक ने उदासी से कहा। अबे तेरी शादी ही कब हुई जो बच्चे होंगे? चंदन ने झुंझलाकर कहा। हाँ यार, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, कार्तिक ने सोचते हुए कहा। त्यागी, श्रुति और नंदिनी ने अपना सर पीट लिया। यही तो नंदिनी समझा रही है तब से, चंदन ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। ओह शिट शिट शिट, आई एम सॉरी नंदू, वो मैं गुस्से में, आई एम रियली सॉरी नंदू, कार्तिक ने नंदिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा।
नंदिनी वहाँ से चली गई। कार्तिक उसके पीछे पीछे आया और कहा, नंदू सुनो तो सही। नंदिनी रुकी और कार्तिक के सामने अपना हाथ कर दिया, जो कि उसकी मजबूत पकड़ से लाल हो गया था। दर्द की वजह से नंदिनी की आंखों में नमी भी तैर गई। सॉरी नंदू, मेरी वजह से ये सब। मैं ना सच में बहुत स्टूपिड हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा सच्ची। अगर करूँ तो खींच कर एक थप्पड़ मेरे गाल पर मार देना। कार्तिक ने मासूमियत से कहा। सोच लो। नंदिनी ने कहा। सोच लिया, पक्का मार लेना। कार्तिक ने कहा। नंदिनी आगे आई और धीरे से एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया और कहा, तुम सच में पागल हो, पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते हैं तुम्हें। ये क्या, सच में मार दिया? कार्तिक ने गाल पर हाथ लगाए हुए मासूमियत से कहा। सॉरी। नंदिनी ने अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा। अच्छा चलो। कार्तिक ने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा। कहाँ? नंदिनी ने कहा। चलो बताता हूँ। कहकर कार्तिक नंदिनी का हाथ पकड़े उसे कैंटीन की ओर ले गया। कैंटीन में आकर कार्तिक ने नंदिनी से बैठने को कहा और खुद जाकर बर्फ ले आया। उसने बर्फ को अपने रुमाल पर रखा और धीरे धीरे नंदिनी के हाथ पर लगाने लगा। ठंडक से नंदिनी के हाथ को थोड़ा आराम मिला। जितने कार्तिक प्यार से ये सब कर रहा था, नंदिनी उतने ही प्यार से उसे देखे जा रही थी। चंदन, श्रुति और त्यागी भी वहाँ आ गए। सभी बैठकर कॉफी पीने लगे। कार्तिक ने भीगा हुआ रुमाल नंदिनी के हाथ पर ही लपेट दिया। सभी कॉफी पी रहे थे, तभी कार्तिक का फोन बजा। कार्तिक ने कुछ देर बात की और फिर कहा, गाइस आज शाम को घर में पार्टी है और तुम सबको आना है। अरे आज क्या है? श्रुति ने कॉफी पीते हुए कहा। दीदी का बर्थडे है ना, तो पापा ने रखी है। तुम सब मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें भी आना है। कार्तिक ने कहा। मैं तो पक्का आऊंगा। चंदन ने कहा। मैं भी। त्यागी ने कहा। ओके गाइस, मैं भी आ जाऊंगी। श्रुति ने कहा। नंदिनी चुपचाप कॉफी पीने में बिजी थी। कार्तिक ने कहा, तुम भी आओगी ना? मैं हॉस्टल में रहती हूँ, परमिशन नहीं मिलेगी। सॉरी गाइस, तुम लोग एंजॉय करो। नंदू, पार्टी 7 बजे है और 10 बजे तक तो खत्म भी हो जाएगी। बन्नी, मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। नहीं आओगी तो उठा के ले जाऊंगा। कैसे? ऐसे। कहकर कार्तिक ने नंदिनी को गोद में उठा लिया। सब कार्तिक को देखते ही रह गए। बन्नी नीचे उतारो, मुझे सब देख रहे हैं। नंदिनी ने कहा। आओगी या नहीं? कार्तिक ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अब तो उतारो। नंदिनी ने कहा। कार्तिक ने नंदिनी को नीचे उतारा और सभी बैठकर शाम की पार्टी के बारे में बातें करने लगे। कैंटीन से निकलकर सब अपनी अगली क्लासों की तरफ बढ़ गए। शाम का समय, कार्तिक का घर। कार्तिक गेट पर खड़ा बेसब्री से अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। 7 बजते ही वे चारों भी आ गए। नंदिनी ने आज गोल्डन कलर का पंजाबी सूट पहना हुआ था, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कार्तिक ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। नंदिनी अपने उड़ते बालों को संभालते हुए कार्तिक की तरफ बढ़ रही थी। जब नंदिनी कार्तिक के सामने आई तो कार्तिक ने कहा, नंदू अगर तू दोस्त नहीं होती ना तो कसम से भगा ले जाता तुझे। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? नंदिनी ने कहा। तू फ्लर्ट करने के लिए नहीं बनी है यार, कार्तिक ने उसे देखते हुए कहा। फिर? नंदिनी भी शरारत के मूड में थी। तुम कभी फुर्सत में बताऊंगा, कहकर कार्तिक आगे बढ़ गया। तुम्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नंदिनी ने धीरे से कहा। सभी अंदर आ गए। चंदन को छोड़कर बाकी सभी दोस्त कार्तिक के मम्मी पापा से पहली बार मिल रहे थे। सभी हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठ गए। नंदिनी ने देखा सिर्फ उनके और कार्तिक की फैमिली के अलावा वहाँ कोई नहीं था। रंजना सबके लिए जूस ले आई। चंदन वॉशरूम जाने के लिए उठा और वहाँ से चला गया। सभी बैठकर बातें करते हुए जूस पी रहे थे कि तभी बालकनी की तरफ से चंदन भागते हुए आया और चिल्लाते हुए कहा, कोई मुझे इस भूत से बचाओ। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।